प्रोफेसर रुखसार अहमद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप इस वक्त HEC के रिसोर्स पर्सन भी हैं और इस वक्त बहुत सारे अच्छे अच्छे एजाज़ात भी हासिल कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और मंजिल मकसूद पर पहुंच भी रहे हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कासिम बुगियो साहब, जो मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी में आपने अपने कारनामे सर अंजाम दिए हैं और अपनी ज़ात में एक एकेडमी की हैसियत रखते हैं, हमारे दरमियान मौजूद है। शाकिर अली आपसे मुखातिब गुफ्तगू करेंगे आज के मौज़ूआत की जानिब, जिनमें पहला मौजू हमारा होगा एजुकेशन। एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा हम डॉक्टर रुखसार अहमद की जानिब बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए कि जो लॉ फैकल्टी है या फिर हम यूँ कह लें कि एजुकेशन में लॉ की कितनी ज़रूरत है इस वक्त, खासतौर सिर्फ आम अगर देखा जाए अवाम में कितनी इसकी ज़रूरत है, यूनिवर्सिटियों की कितनी ज़रूरत है, या फिर आम पब्लिकली भी कितनी ज़रूरत पड़ेगी, ये इस पर हम सुनना चाहेंगे, आप गुफ्तगू करें। थैंक यू शाकिर साहब। और मैं आपके बिहाफ पर और इस प्रोग्राम के बिहाफ पर डॉक्टर कासिम बुगियो साहब को वेलकम करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वक्त निकाला। शाकिर अली साहब, थोड़ा सा मैं बता दूं अपने यूनिवर्सिटी के हवाले से कि मैं जिस यूनिवर्सिटी का इस डीन भी हूं, एक्टिंग वाइस चांसलर भी, और इस यूनिवर्सिटी के आई एम द वन ऑफ द फाउंडर। मैं इसके फाउंडर में से एक हूँ, जो हम दो लोगों ने शुरू की थी यूनिवर्सिटी। ये लॉ की वाहिद यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे ममालिक में यूनिवर्सिटी नहीं है लॉ की, सिवाय यूके के कि जहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है। तो अब हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है कि ये सिंध में यूनिवर्सिटी बनी है। ये एजाज पूरे पाकिस्तान में सिंध को आया है कि सिंध में ये यूनिवर्सिटी बनी है, और कराची में यूनिवर्सिटी है, क्लिफ्टन में। और अब हम इंशाल्लाह लाड़काना, सखर, हैदराबाद में हम इसके कैंपस खोलने जा रहे हैं। तो हमारा प्रोग्राम ये कि सिंध के तमाम जगहों पर हम इसके कैंपसेस खोलें। हम एक इस्लामाबाद का कैंपस भी इसका हमने उस पर वर्किंग कर रहे हैं। और हम जहां लॉ के हमारे पास LLB, LLM और PhD लॉ के हमारे पास प्रोग्राम हैं, और जो कि हम पिछले 6 साल से, हमने 2013 में इसका चार्टर लिया था और इसको फुल फ्लैज 2015 में हमने इसको शुरू किया। 6th ईयर ऑफ सक्सेस हमारा चल रहा है। और लॉ के हवाले से सबको पता है जो लॉ फर्टर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में अगर हमारे पास 180 सीट्स हैं, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन आती हैं वो 2,500 से 3,000 एप्लीकेशन आती हैं एडमिशन्स के लिए। और उसमें हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है एडमिशन के हवाले से, जिस तरह से IBA और NED में एक मुकाबला होता है। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, लॉ यूनिवर्सिटी ने बहुत कम अरसे में ये मुकाम हासिल किया है कि यहाँ पर अब एडमिशन में बहुत ज़्यादा जो है वो कंपटीशन होता है, और बच्चे जो है यहाँ दाखिला लेना चाहते हैं। सही, बिल्कुल डॉक्टर रुखसार अहमद साहब ने गुफ्तगू की। हम प्रोफेसर डॉक्टर कासिम बुगियो की जाने बढ़ेंगे। पहले तो हम चाहेंगे डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी में आपने अपने कारनामे सर अंजाम दिए हैं और आप अपनी ज़ात में एक एकेडमी की हैसियत रखते हैं। गो कि आप तालिब इल्म हैं आज भी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कुछ आप अपने बारे में कुछ बताएं ताकि हम आगे भी गुफ्तगू का मजीद सिलसिला पे शुरू कर सकें। भाई शाकिर साहब, कोई बड़े कारनामे या कारनामे मैंने जिंदगी में नहीं किए हैं। सिंपल सी नौकरी की है, हुकूमत की, हुकूमत सिंध की, हुकूमत पाकिस्तान की, और कोशिश की है कि नौकरी ईमानदारी से करें। अब ईमानदारी से काम करने और अपना वक्त उस हवाले से, पूरा वक्त उसके लिए हवाले करने को लोग कारनामे कहते हैं, तो फिर कारनामे किए हैं। मेरी लाइफ में आप ऐसा समझें कि देयर इज नो हॉलीडे इन माई लाइफ। जिंदगी का एक एक पल जहाँ पे भी मैं रहा, बहैसियत तालिब इल्म, बहैसियत उस्ताद, मैंने उसको इस्तेमाल किया, काम में लाया, और दूसरों की मदद के लिए बहुत से काम किए। तो जब कभी कामों का जिक्र होता है तो शायद कुछ लोग इस पे एतबार नहीं करते कि इतने काम एक आदमी कैसे कर सकता है, लेकिन काम किए हैं, हुए हैं, और एक तारीख का हिस्सा हैं। इसीलिए मैं जब भी कहता हूँ कहीं भी किसी भी पोजीशन के लिए
कि जिस आदमी को लाएं उससे पूछें कि जब वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था तो उस वक्त उसने क्या काम किए थे, जब वो तालिबे इल्म था तो तालिबे इल्म के दौरान उन्होंने क्या काम किए थे, जब एक लेक्चरर था या असिस्टेंट प्रोफेसर था उस वक्त उसकी क्या शनाख्त है, क्या काम है, कौन से अपने सब्जेक्ट में अचीवमेंट किए थे। तो जब वहां आदमी को काम में शुरू होता है, काम करता है, तो फिर ये नहीं देखता कि ये बड़े ओहदे पर है बंदा या छोटे ओहदे पे है, काम काम ही होता है। तो उस हवाले से मैं मतलब मुझे, अब मैं क्या बताऊं कि बहरहाल मैं खुश हूं कि मैंने तालिब इल्मी से लेकर आज तक अपना एक भी पल जाया नहीं किया, और जिंदगी को जो अल्लाह ने मुझे दी है, जो दिन दिए हैं, उनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करता रहा हूँ। स्टूडेंट लाइफ में भी जितने कारनामे या कारनामे के हैं, उनको जितने काम किए हैं कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड हैं, और मेरी ऑटोबायोग्राफी भी जल्दी आ जाएगी तो उसमें उनका जिक्र भी हो जाएगा। इसी तरह लेक्चरशिप से असिस्टेंट प्रोफेसर था तो मैंने सिंध यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अनाउंस की थी, जिस जैसी कॉन्फ्रेंस न पहले हुई थी न आज तक हुई है। अब मैं ये नहीं कहता कि आइंदा भी नहीं होगी, यानी सिंधी आलमी सिंधी अदबी कॉन्फ्रेंस 2 फरवरी से 4 फरवरी 1988 में, और उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस में जो आखिरी सेशन था म्यूजिक का, 15,000 से ज्यादा तालिब इल्म मौजूद थे, और पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से नुमाइंदगी थी, और आलमी तौर पे लिटरेचर के बहुत से बड़े नाम ने, इटली से, इंग्लैंड से, यूएसए से और इंडिया से लोगों ने उसमें शिरकत की थी। तो ये उस वक्त मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था। तो उसके बाद फिर इसी तरह प्रोफेसर, फिर मुझे मौका मिला इंग्लैंड से पीएचडी करने का, पोस्ट डॉक करने का। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स से मैंने पीएचडी किया, और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मैंने पोस्ट डॉक्टरेट की। उसके बाद मेरे इनिशियली डॉक्टरेट के बाद यकीनन बहुत से लोगों के लिए ये शायद मिरेकल भी हो और ये इम्पॉसिबल भी हो, लेकिन मैं 47 ईयर्स एज में 22 ग्रेड की जॉब में मुझे सिलेक्ट किया गया मेरिट पे, और वो थी सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी। चेयरमैन सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी का जब मैं बना तो आई वाज 47 ईयर्स, लेकिन क्योंकि उस डिसिप्लिन से मैं वाकिफ था, उस डिसिप्लिन को मैं समझता था, लैंग्वेज प्लानिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट को मेरी वो फील्ड थी। और उस वक्त तक, और मैं कहता हूँ अभी अभी तक भी, किसी ने लैंग्वेज प्लानिंग और लैंग्वेज डेवलपमेंट में कोई क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की, और आई एम थैंक गॉड कि मुझे मौका मिला और मैंने लैंग्वेज प्लानिंग और लैंग्वेज डेवलपमेंट का काम किया, स्पेशली लैंग्वेज प्लानिंग फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट। तो वो मेरी फील्ड भी वही है। तो इस तरीके से फिर उस पर पेपर लिखे, हुकूमत पाकिस्तान की उस पर सपोर्ट रही, मुफ्त इदारों की सपोर्ट रही, प्रोजेक्ट लिए, 50 से ज्यादा मेरे रिसर्च पेपर जो मुख्तलिफ जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं, और उससे ज्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में मुझे पेपर पढ़ने का मौका मिला, जिससे न सिर्फ मुझे फायदा हुआ, मेरे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ। जब स्टूडेंट्स मेरे पास पीएचडी करने आते थे, एमफिल और पीएचडी के लिए, तो मैं हर एक को नहीं लेता था। स्टूडेंट्स का अलग से जाती तौर पे भी वो जो टेस्ट होती है यूनिवर्सिटी की अपनी जगह पे, लेकिन कोर्स वर्क के दौरान मैं अपने तौर पे एग्जामिन करता था, और सिलेक्टेड स्टूडेंट जिनकी क्लियर विजन होता था, क्लियर आइडिया होता था, और जो सिर्फ इंक्रीमेंट के लिए पीएचडी नहीं करते थे। हमने बहुत देखा है, और बहुत ही मतलब दुखदायक एक्सपीरियंस है हमें, कि हमारे यहाँ प्रोफेसर सिर्फ 10 आर्टिकल इसलिए लिखते हैं उन्हें प्रोफेसर बनना है, 14 आर्टिकल लिखने प्रोफेसर बनने हैं, 5 आर्टिकल लिखना है लेक्चरर बनना है, और उसका इंतजार करते हैं। और जब उनके 10 और 15 आर्टिकल पूरे हो जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, फिर उसी पे वो डीन बनते हैं, वाइस चांसलर बनते हैं। डिसिप्लिन में उनका सच कोई नहीं हुआ है। नतीजा ये हुआ है कि हमारे पास मास्टर्स भी बहुत हैं, पीएचडी भी बहुत हैं, और मास्टर का लफ्ज होता है किसी भी डिसिप्लिन का मास्टर होना, और उस फील्ड में उन्होंने किया कुछ नहीं है। भाई आप फिजिक्स के उस्ताद हैं, आपने पेपर लिखे प्रमोशन के लिए, कितनी किताबें आपने लिखी, क्योंकि आप तो मास्टर हैं, आप केमिस्ट्री के मास्टर हैं, आप बॉटनी के मास्टर हैं, आप डीएड हैं, आप बीएड हैं। तो उस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। उसमें यकीनन यूनिवर्सिटीज की भी प्रॉब्लम होती थी कि रिसर्च फंडिंग नहीं होती थी या कम होती थी, उस तरफ ध्यान नहीं देते थे। वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपीरियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस होते हैं वहां ज्यादा ध्यान देते थे। तो नतीजतन नौजवानों को, असातिज़ा को अपने तौर पर फंडिंग
पैदा करने पड़ते हैं, या अपनी जेब से निकालने पड़ते हैं, या फिर दूसरे नेशनल इंटरनेशनल इदारों को अप्रोच करना पड़ता है। और जो अप्रोच करते हैं कामयाब होते हैं, उनके प्रोजेक्ट भी होते हैं। तो खुदा के फजल करम से और अपनी हिम्मत से मुझे ये मौके मिलते रहे, और यही रहा कि मैंने फिर वक्त को जाया भी नहीं किया। और मैं समझता हूं कि मैंने जो 4-5 जिन बड़े उहदों पे जो आप कहते हैं काम किए हैं, तो अगर कोई इसको गौर से देखेगा तो शायद मिसाली होगा। मेरी 5 साल की डीनशिप में सारे डिसिप्लिन जो अंडर हमारी फैकल्टी में थे, उनके नए सिलेबस हुए, नए अंदाज से सिलेबस बने, और शायद पहली मर्तबा हो कि हमने कहा लिखा हो कि इसमें बीए करने के बाद, बीए करने के बाद या मास्टर्स करने के बाद वो तालिब इल्म किस लायक होगा। अगर हम वो कोर्स, वो सिलेबस पढ़ाने के बाद वो तालिब इल्म उस लायक न बना, तो इसका मतलब हमारे टीचर्स ने काम नहीं किया, हमारे असातिज़ा ने काम नहीं किया। अगर कोई मास्टर्स करता है जर्नलिज्म में, तो मास्टर्स करने के बाद वो क्या बनेगा? कोई मास्टर्स करता है पॉलिटिकल साइंस में, तो वो क्या बनेगा और कितनी उनकी आईक्यू डेवलप होगी। तो इस तरीके से सिलेबस ऑर्गेनाइज किए, इसी तरह टीचर्स को मौका दिया ट्रेनिंग्स का, टीचर्स की कॉन्फ्रेंसेस का। मैं छोटी छोटी बातें बताऊं, यकीन हैरान कौन है, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में मैंने 300 से ज्यादा पेपर पढ़वाए। कोई बिलीव नहीं करता। यानी जब 2007 में मैंने डॉक्टर कासिम पीजारा साहब को बुलाया कि आप हमारी कॉन्फ्रेंस में आके चीफ गेस्ट के तौर पर आए, विजिट करें, और जब कासिम पीजारा साहब आए और उन्होंने ऐसे राउंड किया, तो एक वक्त में 5 सेशन चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये 5 सिनेमा घर आपने तरतीब दिए हैं। उस वक्त, उससे पहले साइंस में तो इस तरह सेशन होते थे, लेकिन ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज में ऐसा लोगों के पास तस्वर ही नहीं था कि एक वक्त में 5-5 सेशन हो रहे हैं। तो ये हमने वहां, मतलब ये एक नई रिवायतें डाली, लेकिन रिवायतें डालने के बाद फॉलो अप नहीं हुआ। यानी तो अब 2007। प्रोफेसर जी डॉक्टर सर साहब से, डॉक्टर साहब, सर कह रहे हैं कि हमने जो काम किए हैं उनको आगे बढ़ाने वाले वो साहिबान या वो साहिबों या वो साहिबात जो भी अच्छी अच्छी पोस्टों पे आ रहे हैं, वो उस काम को आगे बढ़ाएं। तो क्या समझते हैं कि जो डॉक्टर कासिम बुगिया साहब कह रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं, मुत्तफिक है? जी बिल्कुल। जो बात अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं, असल में डॉक्टर साहब ने कुछ माइलस्टोन अचीव किए हैं और उसमें उन्होंने इनिशिएट लिया, चीजें बनाई। और देखिए बात क्या होती है, एक जज्बा होता है। इंसान कुछ करना चाहता है तो वो करता है, और अगर कुछ नहीं चाहता है, नहीं जज्बा होता है, तो कुछ नहीं करता। अब डॉक्टर साहब जैसे लोग जो इनिशिएट लेते हैं या चीजें बनाते हैं, तो उसमें होता ये है कि वो तो बना देते हैं। अच्छा, अब हर चीज़ का टेन्योर होता है, अगर डीनशिप है उसमें भी है, अगर कोई पोज़ीशन अगर मिली है, तो टेन्योर नॉर्मली वो टेन्योर की पोज़ीशन होती है। तो उसके बाद जब टेन्योर मुकम्मल होता है, तो जिस पोज़ीशन पे डॉक्टर साहब थे, या इस तरह की जितनी पोज़ीशन पे और लोग होते हैं, वो चले जाते हैं उस टेन्योर के बाद। तो फिर होता ये है कि वो जो नए आने वाले लोग हैं, जो उनके बाद आते हैं, वो अगर उनके अंदर भी वो जज़्बा हो कि उस चीज़ को कंटिन्यू रखें और उस चीज़ को आगे लेके चलें, तो बात बनती है। अदरवाइज़ तो वही बात है जो अक्सर बात ये कही जाती है कि इन्वेंट अ न्यू व्हील, कि भई हर कोई ये चाहे कि एक नया व्हील दरियाफ़्त करे, तो फिर उसी में वो लगा रहता है। असल में तो अब जो दुनिया चल रही है, वो ये चल रही है कि ठीक है, जितना काम पीछे से हो गया है, अब उससे आगे की तरफ उसको बढ़ाया जाए, ना कि ये है कि नए सिरे से काम किया जाए। तो फिर नए सिरे से काम करने में तो यही होता है कि हर चीज़ फिर नए तौर पे शुरू करनी पड़ती है, और जब तक आपका टाइम पूरा होता है, वो काम शुरू ही नहीं हो पाता। अगर आप एक काम चले हुए को, जिस पे किसी ने इनिशिएट लिया था, उसको आगे बढ़ाएँ, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा फ़ायदा होगा। राइट। तो डॉक्टर आसिफ साहब, अब आप आपके पास जाने पाएंगे। आप बता रहे हैं कि आप शायद एक्टिंग वाइस चांसलर भी रहे हैं, इस पर जरा रोशनी नहीं, डालिएगा। मैं एक्टिंग वाइस चांसलर कभी नहीं रहा। मैं प्रो जी। वाइस चांसलर बना था। सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस की जो मीरपुर खास कैंपस था, उसका मुझे प्रो वाइस चांसलर बनाया गया था। लेकिन फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल इतना उसमें इन्वॉल्वमेंट थी कि मैंने 3 महीने बाद एक, मतलब अब मैंने ये तय किया कि लड़ूंगा किसी से नहीं, झगड़ा नहीं करूंगा, न प्रेस में जाऊंगा कि क्या हो रहा है, क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं, मैं अपने को साइड में कर लूंगा।
तो फिर उन्हीं दिनों मैंने जब देखा कि वाइस चांसलर क्या मांग रहा है, हुकूमती सतह पे क्या मांगा जा रहा है, तो अब ज्यादा लड़ाई या झगड़ा या प्रेस में, क्योंकि मैं बेसिकली एकेडमिक्स था, मेरा कोई पॉलिटिकल या वो कोई मोटिव नहीं था, तो फिर मैंने सीधा सीधा HEC को अप्रोच किया, हायर एजुकेशन कमीशन को, और उन्हें एक प्रपोजल भेजा कि पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान हुकूमत है या पाकिस्तान हमारा मुल्क जो है, बहुत से हवालों से उनके पास कोई पॉलिसी ड्राफ्ट नहीं है, लेबर पॉलिसी नहीं है, खारजा पॉलिसी के लिए ड्राफ्ट नहीं है, साइंस एजुकेशन का कोई पॉलिसी नहीं है, एजुकेशन पॉलिसी कोई नहीं है, बनाते हैं वक्ती तौर पर, हुकूमत आती है वो कर देते हैं, दूसरे जाते हैं चले जाते हैं। एक हर किस्म की एक मुस्तकिल पॉलिसी होती है जो हुकूमतें आके उन पर अमल करती हैं, हुकूमत के आने की वजह से पॉलिसी तब्दील नहीं होती। तो ये मैंने कहा, क्योंकि मैं बेसिकली लिंग्विस्ट हूँ और मेरा जो ताल्लुक है वो लिसानियात से, लिसानी इल्म से है, सोशल लिंग्विस्टिक्स है, और सोशल लिंग्विस्टिक्स की बहुत से ब्रांचेस में से एक ब्रांच है लैंग्वेज पॉलिसी एंड प्लानिंग। तो अगर मुझे हुकूमत पाकिस्तान स्पॉन्सर करे तो मैं पाकिस्तान के लिए लैंग्वेज पॉलिसी बना के दे सकता हूँ। तो वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, और मैंने उधर से प्रो वाइस चांसलरशिप से 4 महीने के अंदर कहा कि भाई मुझे बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, मैं एकेडमिकली साउंड होना चाहता हूँ। तो मैंने फिर प्रो वाइस चांसलर नाराज हुए, गवर्नर नाराज हुए, लेकिन मैं तो अपने उस काम पे चला गया, और वापस आया तो फिर वो 4 साल बाकी मुझसे नाराज ही रहे। तो आई वाज सो हैप्पी कि ये लोग नाराज ही अच्छे हैं। मैं अपना काम करता रहा, कॉन्फ्रेंसेस होती रही बाहर ममालिक में। फिर जब 4 साल पूरे, मेरे जो नौकरी के 4 साल पूरे हैं, आखिरी 4 साल मुझे कोई काम करने नहीं दिया गया, कोई प्रपोजल मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ किसी भी किस्म का, यहाँ तक कि जो कुछ मेरे पास थे, मिसाल के तौर पर उस वक्त मैंने नए सिरे से एक इंटरनेशनल लेवल पे एक रिसर्च जर्नल इंट्रोड्यूस कराया था, इर्जा, जो एक माइलस्टोन है, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, बहैसियत डीन। बहैसियत डीन मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया, उसके 5 इशू भी निकले, और मुझे उस वक्त के वाइस चांसलर ने कहा कि जहां जाता हूं तो तुम्हारे इस इर्जा का चर्चा होता है, गवर्नर भी तुम्हें याद करता है, HEC वाले भी कहते हैं कमाल का जर्नल है, तो इस जर्नल में पहले तो उसने कहा मेरा नाम भी डाल दो एज ए को एडिटर। तो मैंने कहा को एडिटर नहीं, मैं आपको ज्वाइंट एडिटर डाल देता हूँ। तो जो आखिरी इशू था, मैंने वाइस चांसलर का नाम अपने साथ रखा एडिटर में, लेकिन इस पे वो खुश नहीं हुए। यानी अब लोगों को दिखाया कि ये मैंने काम किया, लेकिन वो समझ गया कि जो बंदा काम करता है उसकी हो रही है। तो फिर उसने मुझे कहा कि ये रिसर्च जर्नल तुम छोड़ दो, बस चार्ज दे दो। यहाँ तक कि जब HEC को गया तो HEC वालों ने कहा कि अगर डॉक्टर बुग्यो जिसने इसकी बुनियाद डाली है और इसको यहाँ पहुंचा दिया है कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में शायद कोई तस्वर ही न कर सके कि किसी भी यूनिवर्सिटी से इस लेवल का जर्नल निकलता हो जिसके इतने फॉरेन कंट्रीब्यूटर थे और नए नए डिसिप्लिन मुतारफ हो रहे थे। ये नहीं थे कि जेब से पैसे खर्च करके प्रोफेसरों ने अपने पेपर डाल दिए और प्रमोशन हो गया, ऐसे नहीं था जनरल। एक वो टीम थी, उसकी साइंटिफिक कमेटी थी। तो HEC ने कहा कि अगर डॉक्टर बुग्यो को एज एडिटर हटाया गया तो हम फंडिंग नहीं करेंगे। तो वाइस चांसलर ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे हैं, भली फंडिंग ना करें। तो फिर बहरहाल मुझे उधर से निकाल दिया गया। इसीलिए सर एक और फिर आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अकेडमी के भी हेड रहे हैं, तो वो किस तरह सिलसिला रहा? नहीं, उसमें हुआ पहले इसको मैं करूं इसी तरह, न सिर्फ ये, फिर मिला कलीग भी एक चेयर जिसपे मैं काम उस वक्त था, चेयरपर्सन, वो भी मुझसे जान छुड़ाई गई। और सच्ची बात तो ये है कि मुझे प्रो वाइस चांसलर भी इसीलिए बनाया गया था कि मैं डीनशिप छोड़ दूं, यानी मेन यूनिवर्सिटी जाम शुरू से मेरा कोई भी इन्फ्लुएंस न रहे और कोई काम न करूं, बाकी जाके वहां नया कैंपस बनाऊं और उसमें मामले होंगे बिल्डिंग के, पैसों के, तो फिर उसमें जब हिस्सा देगा तो आगे चलेगा, वरना खुद ही जिस तरह मैं निकल गया। तो बहरहाल 4 साल मेरे आखिरी, मैंने मतलब बहुत से काम सोचने के बावजूद दूसरों के लिए काम न कर सका, लेकिन PhD स्टूडेंट्स को मैंने फिर अच्छे तरीके से टाइम दिया, और उस दौरान मैंने 10 के करीब PhD स्टूडेंट्स को सुपरवाइज किया जो कामयाब हुए और कामयाबी से PhD कर चुके। मैं रिटायर हुआ दिसंबर 13 में, सिंध यूनिवर्सिटी से दिसंबर 13 में रिटायर हुआ। और मैंने ये सोचा कि अब मेरे लिए विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे, यकीन मुझे नहीं देते,
लेकिन मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था। जिस तरीके से मैंने काम किया था, जिस तरह मैंने प्रोफेसरशिप की थी, तो उस तरीके से मैं रिटायर लाइफ गुजारना नहीं चाहता था। और वो लूर लूर भी मुझसे नहीं हो सकती थी जो वाइस चांसलरशिप हासिल करने के लिए ये लोग करते लूर रहे। लूर हाँ, मतलब वो पीछे लगो, उसका आदमी, उसका आदमी, उसका आदमी। फिर यहाँ तक हमारी हुकूमत की कमेटियों में इतनी भी इफिशिएंसी नहीं थी कि 50 लोग अप्लाई करें तो उनमें से 10 को स्क्रूटनाइज कर लें, जो भी पीएचडी सबको बुला लें। यानी जो भी, क्योंकि वो कोर्ट में जाएंगे। भाई कोर्ट में कैसे जाएंगे? आपने खुद लिखा है कि मेरिटोरियस और जो उसके क्वालिफाई, तो आप वो तय करें ना कि 50 लोग पीएचडी हैं, हर यूनिवर्सिटी में 50-100 लोग पीएचडी हैं, और आप लिखते हैं पीएचडी मेरिट है, सब अप्लाई कर देते हैं। तो आप उनसे मांगते हैं लेटर ऑफ इंटेंशन। लेटर ऑफ इंटेंशन से पता चलता है कि व्हाट ही कैन डू। तो उनमें से आप 4, 5, 6, 8 सिलेक्ट करें। लेकिन जब उनकी अहलियत देखी कि उनमें इतनी अहलियत भी नहीं है हुकूमती कारोंदों में और कमेटियों में, तो मैंने खुद को आहिस्ता आहिस्ता साइड करके, यहाँ तक के यूनिवर्सिटी टाउन मेरा ड्रीम लैंड, मतलब जामशोरो मेरा ड्रीम लैंड है। जामशोरो मेरी ख्वाबों की जमीन है, ख्वाबों का इलाका है। यूनिवर्सिटी टाउन है, हर तरफ हमने उसमें पत्थरों पे भी हमारे नाम है, बहुत वहां काम किया है। तो उस हवाले से उसको मैं यूनिवर्सिटी टाउन समझता हूँ। तो वो मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि अब इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जिंदगी गुजारना जामशोरो में मुश्किल हो रही थी। या तो जाके सहाफत करूं, या किसी की मदद करूं तो विजिटिंग प्रोफेसर लगाओ, या इसी तरह से कोई और, वो नहीं हो सका। और मैं आम आदमी के तौर पर, प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि उनसे अगर हम गुजारिश करें, क्योंकि ये तो कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि विजिटिंग इतने बड़े काबिलियत है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब? असल में जिस तरह से डॉक्टर साहब माशाल्लाह, जिस तरह के इनका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, और एकेडमिक्स के लोगों के साथ ये मसाइल रहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो इन्होंने रिसर्च जर्नल निकाला तो उस पर उन्होंने वीसी ने कहा कि भाई मेरा नाम लगा दो, भाई इस वजह से कि वो वाइस चांसलर हैं, सारा काम ये कर रहे हैं और अब उनका नाम लिख दे। इसी तरह ये होता है जो एकेडमिक्स के लोग, बड़े मैं गौर से सुन रहा था। मैं भी चूंकि एक एकेडमिशियन ही हूँ, मैंने भी अपना करियर लेक्चरर से स्टार्ट किया था, असिस्टेंट प्रोफेसर बना, एसोसिएट बना, फिर प्रोफेसर, फिर वो डीन, और फिर सारी। ये बात सही है डॉक्टर साहब की। अब डॉक्टर साहब एक एकेडमिक्स के जो लोग होते हैं ना, जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स होते हैं, जो जो दर्स और तदरीस से मोहब्बत रखते हैं, तो उनके लिए। और फिर ये बात देखे ना, जो प्रो वाइस चांसलर की पोजीशन तक पहुंचने के बाद, फिर ये वाइस चांसलर, इनकी जगह कोई और होता तो वाइस चांसलर के लिए कोशिश करता, क्योंकि वो 2 टेन्योर ले सकता था बड़े आराम से। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ काम करना है, कुछ ऐसा करना है कि जो, जैसे इन्होंने अभी बताया, और फिर इनके लिए मसाइल भी पैदा हुए। तो डॉक्टर साहब जैसे लोग जो हैं वो हमारे लिए सरमाया हैं, हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, इस धरती के लिए। और ऐसे ही लोग होते हैं, और ऐसे ही लोग होते हैं डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे ही लोग होते हैं जो कौम को आगे लेके चलते हैं, उनको कुछ रोशन रास्ता दिखाते हैं। तो डॉक्टर साहब के लिए तो मैं समझता हूँ हर यूनिवर्सिटी में हर जगह जगह है, क्योंकि डॉक्टर साहब का तो माशाल्लाह इतना वसी तजर्बा, इतना जो भी उन्होंने काम किए, जहाँ-जहाँ काम किए, वो तजर्बा भी है, मोहब्बत भी है। तालीम से, तालीम देने में पीएचडी करा है इन्होंने, इतने रिसर्च पेपर लिखे, क्वालिटी रिसर्च पेपर, रिसर्च जर्नल निकाला। तो ये देखिए ना, इस मुल्क में यही है कि जो लोग जो है ना, जो सिर्फ ओहदों के लिए काम करते हैं, तो वो ओहदे लेते चले जाते हैं, और जो काम के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए मुश्किलात आती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अब जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, इसमें मैं कभी डॉक्टर साहब को दावत दूँगा कि डॉक्टर साहब आएँ, हमारे वहाँ तशरीफ़ लाएँ, किसी कमिटी के हिस्से में, या कभी वैसे ही आके हम स्टूडेंट से मिलवाएँ, और इनके जो तजर्बे हैं, वो ये स्टूडेंट के साथ शेयर करें। तो ऐसे मौक़े आते हैं कि कहीं मैं कभी इनको एज़ अ गेस्ट, चीफ गेस्ट, या कोई एज़ वो बुलाऊँगा इंशाअल्लाह, और देखेंगे किस तरीके से डॉक्टर साहब के जो हैं, ज़ाहिर बात है डॉक्टर साहब का एक बड़ा वसी तजर्बा है, तो उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते सब तो कासिम मेहरबानी साहब, आपकी। मैं शाकिर एक बार एक जुमला कह दूं, जी जी जी। एक ये मजाकिया जुमला लेकिन सच्चा जुमला है
तो जब मैंने कहा कि मैं ये प्रो वाइस चांसलर छोड़ रहा हूँ, तो मुझे 3 महीने तक अटकाया रखा। नहीं रिलीव कर रहे थे, नहीं छोड़ रहे थे। अच्छा, और उनमें से जो बार-बार बात कही जाती थी कि लोग इसके लिए 50-50 लाख लिए फिर रहे हैं। सही। भाई 50 लाख लो में ये प्रो वाइस चांसलरशिप दो, नहीं मतलब है। और दूसरा तुम अपना ये चांस छोड़ के जा रहे हो। तो मैंने फिर वाइस चांसलर को, अकेले नहीं बहुत से लोग शामिल थे, मैंने कहा चलें, कह रहे कि अगर आप प्रो वाइस चांसलर भी छोड़ दोगे तो कल वाइस चांसलर भी नहीं बनोगे। तो मैंने कहा सही। चले मैं हाथ उठा लेता हूँ कि इस तरह का वाइस चांसलर इंशाल्लाह मैं वाइस चांसलर भी नहीं बनता हूँ, तो मैं वाह! छोड़ता हूँ बस। अब तो मुझे कबूल कर लें। तो बहरहाल फिर इस तरह हो गया। तो जो भी हुआ किस तरह से गवर्नर कबूल हो गया। अब आ रहे हैं, आप कुछ कह रहे थे या डॉक्टर जी, साहब जी। ने बड़ी अच्छी बात की है। लॉ मेरा सब्जेक्ट तो नहीं रहा, लेकिन एलएलबी मैंने किया है और कुछ दोस्तों से ताल्लुक भी रहा है। इस वक्त दुनिया में, यानी मैं आपको अपने तौर पर अपना तजुर्बा बता रहा हूं कि जब अर्ली 90s में मैं इंग्लैंड में पीएचडी कर रहा था, तो बहुत से लोग, बहुत से खास ममालिक के लोग उस वक्त लॉ कर रहे थे और उनमें इसराइली लोग ज्यादा थे। हुँ, बाकायदा हमने ये ऑब्जर्व किया कि हुँ, अगर किसी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में 50 के करीब इसराइली स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से 40 से ज्यादा लॉ करते थे। और मैंने फिर अपने दोस्ती ताल्लुकात से पता भी किया, तो उन्होंने कहा कि अब दुनिया आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ रही है, स्टेट्समैनशिप की तरफ बढ़ रही है। तो इसीलिए जरूरी है कि इंटरनेशनल लॉ से लोग अवेयर हों, राइट से अवेयर हों। तो उसी लिए ये बहुत ही अहम स्टेप है जो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध ने उठाया है। अब उसको यूं है कि सिर्फ लॉ पढ़ाना नहीं है, एक अहम डिसिप्लिन है जिस पर पूरी दुनिया काम कर रही है, जो अभी तक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। मैं डॉक्टर रुखसार साहब के मार्फत मैं ये आगे बात बढ़ाना चाहता हूं कि आप एक जस्टिस स्टडीज का डिपार्टमेंट खोलें, जिसमें वो सारे जो डिसीजन हुए दुनिया में, बड़े बड़े डिसीजन, उन पर स्टडीज करवाएं। और वो लोगों को, नौजवानों को, क्योंकि जब तक बैकग्राउंड जस्टिस स्टडीज का नहीं होगा, लोग आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल होगा। बेसिक प्रिंसिपल जरूर कराएं, लेकिन अमेरिका की बहुत सी यूनिवर्सिटीज में ये एक डिसिप्लिन के तौर पर पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस स्टडीज। या जिस तरह आपके यहाँ का डिपार्टमेंट हो डिपार्टमेंट लॉ एंड जस्टिस स्टडीज। तो इस तरह मुख्तलिफ, क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटी है तो इनके लिए तो बहुत और भी स्कोप है, और मौका मिला तो उन हवाले से भी डॉक्टर साहब से बात होगी, हमारे डीन एकेडमिक है। शुक्रिया डॉक्टर रुखसार अहमद साहब। सर डॉक्टर प्रोफेसर कासिम बुगिया साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त दिया और वेबिनार यूनिवर्सिटी टाइम में अपनी कीमती आरा, तजावीज़, मशवरे और जो अकल की कसौटी को खोलने वाले वो जुमले और वो चीज़ें जो हमारे जो स्टूडेंट सुनना चाहते हैं, जो व्यूअर्स सुनना चाहते हैं, वो आपने सुना है। यकीनन गाय बाय गाय सिलसिला चलता रहेगा और आपकी तजावीज़ डॉक्टर साहब तक पहुंच चुकी हैं। यकीनन उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि जहां तक बरामद हो सके उस पर हम करेंगे। आप दोनों साहिबान का बेहद शुक्रिया और शाकिर अली को दीजिए इजाजत। वेबिनार यूनिवर्सिटी से अल्लाह खुश रहे आपको, खुश रहे।